सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज से मैं आप लोगों के समक्ष यूपी बोर्ड क्लास 12 संपूर्ण ग्रामर को डिस्कस करने जा रहा हूं और एक वीडियो में एक को पूर्ण रूप से कंप्लीट करने का प्रयास करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका सिंटैक्स। सिंटैक्स संबंधी जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं और इन सभी कॉन्सेप्ट को मैं 2022 से 25 तक जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं उन सभी के थ्रू क्लियर करने का प्रयास करूंगा। एक बेहतरीन सीरीज होगा ये आपका, जिसमें सबसे पहले हम ग्रामर को कवर करेंगे। उसके बाद आप लोगों को मैं लिटरेचर पोर्शन को भी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो साथियों, आइए बिना समय वेस्ट किए हुए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट में आप अपना आंसर भी सेंड करते रहें। तो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, यानी कि हर किसी को अपने पिता को गाली नहीं देनी चाहिए। तो साथियों, अगर मैं बात करूं, वन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये दो सेंस कन्वे करता है। एक होता है जनरल सेंस और एक होता है स्पेसिफिक सेंस। तो अगर ये जनरल सेंस में आ जाए एज अपने आप में इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में, तो ये अपने आप में सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और यह सब्जेक्टिव केस है तो इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो वंस होता है। ऑब्जेक्टिव केस इसका वन ही होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो वन सेल्फ होगा। लेकिन आपका जो यूपी बोर्ड है वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछता है और वो जानबूझकर आपको हिज देता है, क्योंकि वो समझता है बच्चों ने एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन या समबडी पढ़ा हुआ है, तो इनके साथ जो हम हिज लगाते हैं तो इनसे ये गलती करा ली जाए कि वन के साथ हिज दे दिया जाए। तो साथियों, आपको ध्यान रखना है कि वन जब सब्जेक्टिव केस में आए तो इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा वो वंस होगा। तो आप बताओ कहाँ गलती है और क्या सेंटेंस में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आप कहेंगे सर वन के साथ हिज नहीं, वंस होना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर होगा वन शुड नॉट एब्यूज। अब हिज की जगह पर आप क्या लिख दोगे, वंस फादर। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट में सेंड कीजिएगा। अब ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा होमवर्क के रूप में टॉपिक पर, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। क्वेश्चन है आपका, वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करते रहेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता रहे। वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, ठीक है भाई। अब इसका स्पेसिफिक सेंस भी हम देख लेते हैं। अगर साथियों आपको वन दिया है तो इसके बाद में आपको एक प्रीपोजिशन देखने को मिलेगा ऑफ, ठीक है। और ऑफ के बाद में जो आपका पेपर पूछता है पहले वो बताऊंगा। इसके बाद डेफिनेट आर्टिकल आपको रखना है द। उसके बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री रखनी है। सुपरलेटिव डिग्री को आप पहचान सकते हैं, किसी भी एडजेक्टिव के अंत में आपको ईएसटी देखने को मिल सकती है, या फिर आपको आईईएसटी देखने को मिल सकती है, या फिर किसी एडजेक्टिव से पहले आपको एडवर्ब मोस्ट देखने को मिल सकता है, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल, या लीस्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि आप टॉलेस्ट देखें, होलीएस्ट देखें, ईजीएस्ट देखें, और या मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफ़िकल्ट। उसके बाद आपको यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन रखना है। पीसीएन का मतलब क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर वन के बाद ऑफ दिया है तो उसके बाद आपको डेफिनेट आर्टिकल दा देगा, फिर आपको सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिलेगा। अब सुपरलेटिव डिग्री को आप इन कंडीशन से पहचान लेंगे और उसके बाद जो नाउन आपको देखने को मिले वो आपको रखना है किसमें, प्लूरल काउंटेबल नाउन में। आप जानते होंगे प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में, अगर किसी भी नाउन में अगर हम एस या ई एस सफिक्स करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। जैसे सिंगुलर नाउन है हमारे पास बॉय, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हम इसमें एस ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा बॉयज़।
लेकिन पेपर कभी कभी चालाकी से भी आपके साथ खेल सकता है। अब मैन जो है इसका प्लूरल आपसे पूछ सकता है, तो MEN होता है साथियों। वुमेन का वुमेन हो जाएगा MEN, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों के सामने, जैसे मैंने लिखा सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर, ठीक है, ऑफ इंडिया। अगर इतना नहीं तो मैंने इतना ही एरर दिया है, तो बताओ कहाँ गलती है। तो आप सर कहेंगे कि जहाँ प्रीपोजिशन ऑफ दिया है उससे पहले वन दिया है, तो ऐसे स्थिति में जहाँ आर्टिकल दा दिया है, यहाँ सुपरलेटिव दिया है, तो ये सिंगुलर नाउन क्यों हो। नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो लीडर नहीं, क्या होना चाहिए सही आंसर में आपका लीडर्स होना चाहिए। क्लियर है ना साथियों सभी को, क्या होना चाहिए, लीडर्स। जैसे एक और क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए आपको दिया, जैसे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तुलसीदास was one of the greatest poet। इसमें क्या गलती है आप बताओ जरा मुझे, ग्रेटेस्ट पोइट, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। तुलसीदास वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट, तो आंसर आप मुझे कमेंट सेंड करेंगे। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, जैसे कि वन ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको अगर हेल्पिंग वर्ब लगानी है तो वन के अकॉर्डिंग सिंगुलर लगाएंगे, और वन ऑफ के बाद तो आपको पता ही है हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन लिखोगे, और आगे अब यहाँ बॉयज़ के अकॉर्डिंग आपको हिज लगाना होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाना है। तो अगर कोई फीमेल रिप्रेजेंटिंग वर्ड है तो उसके हिसाब से आप हर लगाओगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है। सेकंड देखिए, 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, यानी कि 5 जो भेड़ हैं वो चर रही हैं। देखो PYQ है सभी के सभी। तो साथियों ये नाउन आपके ऐसे हैं, जैसे कि आपने शीप को पढ़ा है, पेपर बहुत पूछता है। डियर को पढ़ा होगा आपने, उसके अलावा आपने पढ़ा होगा फिश, ठीक है। ये ऐसे नाउन हैं, सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में एक समान होते हैं, अर्थात इनके साथ हेल्पिंग वर्ब जो हमें दी जाती हैं उनसे हमें छेड़खानी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखेंगे इनमें कभी भी हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है, अर्थात इसे हमें इसमें एस हमें ऐड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ 1 शीप तब भी शीप रहेगा, 2 शीप तब भी शीप ही रहेगा, तो इसमें आपको एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। सही आंसर क्या होगा आपका, 5 शीप आर ग्रेजिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सभी को, कि शीप और डियर ऐसे नाउन है आपके जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों अवस्थाओं में एक समान होते हैं, अर्थात इनमें हमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, डियर्स आर ग्रेजिंग, ठीक है भाई, डियर्स आर ग्रेजिंग, या द लिख देते हैं यहाँ, द डियर्स आर ग्रेजिंग, ठीक है। इसमें आपका क्या एरर होगा कमेंट कीजिएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन, हिज स्पेक्टिकल्स इज न्यू, यानी कि जो उसका चश्मा है वो नया है। तो साथियों जो पेयर में चीज़ होती हैं अंग्रेज लोग उन्हें प्लूरल समझते हैं, जैसे कि एक वर्ड आपके सामने लिखा हुआ है स्पेक्टिकल्स। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे इनमें एस रहेगा। इसके अलावा आपने एक वर्ड पढ़ा होगा सीसर्स, ठीक है, कैंची जिसे कहते हैं। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा ट्राउजर्स, इसके अलावा आपने पढ़ा होगा टोंग्स, ठीक है, स्लीपर्स, शूज, ये प्लूरल ही रहते हैं हमेशा अपने आप में, अर्थात ऐसा आपको ध्यान रखनी है। तो जब प्लूरल हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी एज, तो इसकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपको ध्यान रखनी है आर। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आपने देखी है वॉच, तो प्लूरल क्या हो जाएगी वर, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ हिज स्पेक्टिकल्स, तो एज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, आर होना चाहिए। क्या होगा आंसर, हिज स्पेक्टिकल्स, एज की जगह पर हो जाएगा आर न्यू।
एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा, इज योर सीसर्स, कभी कभी आपको एस भी हटा के दे सकता है, इस बात को ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डल, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट में सेंड करेंगे। एक सेंटेंस मैंने और दिया आपको, माई ट्राउजर इज डर्टी, इसका भी आंसर बताएं, माई ट्राउजर इज डर्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, राम हैज गॉन बिफोर हिज फादर कम। तो साथियों, जब भी बिफोर आपको एक एडवर्ब ऑफ जो टाइम कंजंक्शन होता है उसकी तरह कार्य करते हुए देखने को मिले, तो इससे पहले आप सेंटेंस को परफेक्ट में रखते हैं हमेशा। किस में रखोगे? परफेक्ट में। जैसे कि आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म जर्नली रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, लेकिन पास्ट में हमेशा वो सेकंड जो क्लॉज होगा वो हमेशा पास्ट में रहेगा, यानी कि इसे आपको लिखना होगा सेकंड फॉर्म में। बिफोर से पहले क्लॉज को आप परफेक्ट में लिखेंगे, बाद वाले को आपको पास्ट इंडेफिनिट में लिखना होगा स्पेसिफिक टाइम की वजह से। बिफोर से पहले हमेशा परफेक्ट में रखोगे, बाद में हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आपको रखना होगा। अगर देखा जाए इस सेंटेंस में तो गलती क्या है, आप जानते हैं कि बिफोर से पहले उसने परफेक्ट में दिया है, ठीक है, लेकिन बाद वाला किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में, लेकिन उसने क्या दे दिया है? फर्स्ट फॉर्म आपको कम, सेकंड फॉर्म आपकी क्या होनी चाहिए थी? केम होनी चाहिए थी, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे कि इस सेंटेंस में कौन सा शब्द गलत है, तो जो गलत है वही सही आपको रखना है। बात क्लियर हुई? बिफोर से पहले हमेशा परफेक्ट यानी कि परफेक्ट क्लॉज को प्रयोग करेंगे हमेशा। परफेक्ट क्लॉज आपको याद रखना है बिफोर से पहले, और बाद वाले को आप पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म आपको रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। तो साथियों, एक अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादातर देखा जाए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसे पूछा जाता है। तो पासिंग मार्क्स नहीं होता है साथियों, इसका कोई रीज़न नहीं है, जिसका रीज़न होगा मैं बहुत अच्छे से आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। पास मार्क्स होता है, ये क्या होता है? पास मार्क्स, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी लेवल तक अध्यापक इसे पढ़ाकर चलते हैं। जब हम प्रिपरेशन करते थे तो रानी मैम करके एक बहुत बेहतरीन अध्यापिका हैं, उन्होंने कई बार ये बताया हुआ था और कई बार क्वेश्चंस ये टकराने को मिला है। तो ये पासिंग मार्क्स नहीं होता है साथियों, पास मार्क्स होता है। जो चीज़ें याद करने लायक हों उन्हें आप याद करते हुए चलेंगे। क्लियर है ना ये? आइए अगला सेंटेंस देखिए, इफ़ ही विल कम, यदि वह यहाँ आएगा, आई शैल टीच हिम, तो मैं उसे पढ़ाऊँगा। तो आप देखें साथियों, हिंदी अर्थ से तो दोनों सेंटेंसेज आपको बिल्कुल सही लगेंगे, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो साथियों, जब भी आपको इफ़ क्लॉज दिया हुआ है तो इसमें आपको कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं करना है। किसका नहीं प्रयोग करेंगे प्यारे साथियों? विल या शैल का आप इसके साथ में प्रयोग कभी नहीं करोगे। अब आप कहेंगे तो फिर हमें क्या यूज करना है? क्योंकि ये अपने आप में कंडीशन बताएगा, कंडीशन को आपको प्रेजेंट में रखना है और रिजल्ट को आप फ्यूचर में रख सकते हैं। तो जब आप विल या शैल हटाएं तो आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसे आप रखेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप बी1 का यूज करेंगे और सिंगुलर हो तो एस या ईएस वाली क्रिया का आपको प्रयोग करना है। बात क्लियर हुई? तो हमें गलती से भी इफ़ वाले क्लॉज में विल या शैल का प्रयोग नहीं करना है। इसके साथ दो शब्द और याद रखेंगे, अनलेस और अनटिल, उनके साथ भी आपको विल या शैल का प्रयोग नहीं करना है। तो अब बताओ क्या आंसर होगा आपका सही? तो आप कहेंगे सर आंसर होगा इफ़ ही, अब विल हट जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? कम्स, क्योंकि एक वचन है, और कॉमा लगा के आप लिख देंगे आई शैल टीच हिम, ठीक है भाई। तो आपको ध्यान रखना है इफ़ के साथ, अनलेस के साथ, अनटिल के साथ कभी भी विल या शैल का प्रयोग नहीं करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप एस लगा देंगे, प्लूरल है तो बी1 लिखोगे। इसके अलावा और भी अलग अलग प्रकार के क्लॉज देखने को मिलेंगे। साथियों, आपको एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, इफ़ के साथ में आपको कोई भी इमेजिनरी सेंटेंस दिया है तो वहाँ सब्जेक्ट रहेगा आपका। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको हमेशा वर का प्रयोग करना है। वर जब एक लिंकिंग वर्ब होगी तो इसके बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन ही वर्ड बनेंगे, या तो नाउन बन सकता है आपका,
या नाउन को सब्स्टिट्यूट करने वाला प्रोनाउन बन सकता है या फिर एडजेक्टिव बनेगा। और जब भी आप प्रोनाउन को लिखेंगे तो ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। वो जनरली आपको हिम दे सकता है, तो आप जानते हैं हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। अगर वो मी दे तो आई हो जाएगा, वैसे मी नहीं देगा क्योंकि वो सब्जेक्टिव केस में ही आई को रख के चलेगा। हर दे सकता है आपको, तो जिसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा सी। जैसे मैं एक सेंटेंस दे देता हूँ और 2019 या 20 में आपसे पूछा गया है, इफ आई वर हिम I should never do it। ये क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कि यदि मैं वह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। अब आप कहेंगे सर यहाँ क्या दिया गया है, वर, तो वर के बाद में हमें यहाँ क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, ही। ये सेंटेंस में एरर है। इफ के साथ आपको ध्यान रखना है, हमेशा कॉमा लगाएंगे। वो पेपर में जानबूझकर आपको इफ के साथ में आपको देगा कॉमा के स्थान पर THEN, तो आपको इसे अवॉइड करना है, इसका प्रयोग आप कभी भी नहीं करोगे। तो ये 2022 के क्वेश्चन हैं, आप देखें सभी के सभी। आई होप सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आई प्रेफर अ पेन देन अ पेंसिल। 2022 का ये भी साथियों, तो लिख लें आप। अगर आपको प्रेफर दिया है या प्रेफरेबल दिया है तो इनसे पहले कभी भी आप मोर का प्रयोग ना करें, पहली बात ये ध्यान रखें, ठीक है। वो जानबूझकर पेपर में आपको MORE दे देगा इनसे पहले, तो इसे आप हटा देंगे। इनके साथ कभी भी हम कंजंक्शन देन का प्रयोग नहीं करते हैं साथियों, हमेशा इनके साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, टू का। तो प्रेफर हुआ, प्रेफरेबल हुआ, इनसे पहले मोर नहीं लगाना है और इनके बाद कभी भी देन का प्रयोग नहीं करना है, केवल एक प्रीपोजिशन आपको याद रखना है, टू। बात क्लियर हुई ना। तो प्रेफर आपको दिया है तो यहाँ देन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, बताओ जरा मुझे, क्या होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर टू होना चाहिए। बात क्लियर हुई ना। इसके अलावा आपके और भी लैटिन एडजेक्टिव हैं जो IOR पर समाप्त होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सीनियर, जैसे आपने पढ़ा होगा जूनियर, जैसे आपने पढ़ा होगा सुपेरियर। तो जो एडजेक्टिव IOR पर समाप्त होते हैं इनके साथ भी हमेशा प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ना कि देन का। जैसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर आप मुझे बताएं। जैसे ही इज सीनियर देन मी। अब प्रीपोजिशन टू है अपने आप में, तो ऑब्जेक्टिव केस भी लेगा, इस बात को भी आप याद रखोगे। तो बताओ क्या गलती है इसमें, तो आप कहेंगे सर सीनियर IOR पर समाप्त हुआ है तो इसके साथ देन नहीं बल्कि प्रीपोजिशन टू का प्रयोग हमें करना होगा। तो ही इज सीनियर टू मी। क्लियर ना। आगे देखिए, आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। तो साथियों इसमें क्या गलती है, टायर्ड अपने आप में एक पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है और इसके साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आप लोगों को ऑफ लगाना है। पेपर जानबूझकर इन देगा। इसके अलावा जेलस एक शब्द आपने पढ़ा होगा, जेलस के साथ भी आप ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आपने एक वर्ड पढ़ा होगा डेप्राइव, डेप्राइव के साथ भी आप ऑफ का प्रयोग करेंगे, डेप्राइव। पेपर जानबूझकर इसके साथ विद देता है, इसका मतलब होता है धन दौलत या संपत्ति से वंचित कर देना, तो आपको विद नहीं बल्कि आपको ऑफ लिखना है। इसके अलावा आपने कॉन्फिडेंट एक शब्द पढ़ा होगा, उसके साथ भी आप ऑफ लगाओगे। सारे के सारे वर्ड ये इंपॉर्टेंट हैं, नोटबुक में लिखते चलें। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता ही देंगे, इसमें तो मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है ना। इसका आंसर आप मुझे बताओ। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, पकड़ लिया होगा आपने। आगे देखिए, द ड्राइवर स्टूड एट द एक्सट्रीमस्ट एज ऑफ द रॉक। तो साथियों आपने पढ़ा होगा नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो होते पॉजिटिव में हैं लेकिन अर्थ हमेशा सुपरलेटिव का देते हैं, तो ऐसे एडजेक्टिव का कभी भी सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता है। आप कहेंगे ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे कि यूनिक। अब वो अपने आप में ही यूनिक है तो आपको मोस्ट यूनिक या यूनिक्स्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा परफेक्ट,
अब पहले से ही चीज़ परफेक्ट है तो उसका और परफेक्ट क्या करोगे आप। पेपर जानबूझकर हमें मोस्ट परफेक्ट दे देता है कन्फ्यूजन करने के लिए। इसके अलावा आपने एक वर्ड पढ़ा होगा कंप्लीट। अब पहले से ही पूर्ण है तो उसके साथ में वो ज़बरदस्ती आपसे मोस्ट कंप्लीट देगा। तो इनसे पहले ना तो आपको मोस्ट लगाने की आवश्यकता है और ना इनके बाद आपको EST लगाने की आवश्यकता है। ऐसे ही ये वर्ड है आपका एक्सट्रीम। इसका ही मतलब होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट या मोर देन रिक्वायर्ड, जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा। तो इनसे पहले आप ना तो मोस्ट लगाओगे ना इनमें EST का प्रयोग करेंगे। राउंड आपने सुना होगा, एक्सट्रीम आपने पढ़ाई है, ये देख सकते हैं आप। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओगे ज़रा। तो एक्सट्रीम्स नहीं साथियों, एक्सट्रीम रह जाएगा केवल। क्या रह जाएगा? एक्सट्रीम। वीडियो को शेयर कर दें अगर करना चाहो तो आप लोग, ठीक है। आइए, द मैन डिसअपियर्ड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर। अब आपने पढ़ा है पीछे, यह जस्ट आपके अपोजिट होकर चलेगा। जस्ट अपोजिट होके क्या चलेगा कि बाद वाले क्लॉज को आपको हमेशा पास्ट परफेक्ट में रखना है और पहले वाले को हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे आफ्टर के बाद, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में आपको क्या होना चाहिए? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये गलती थी। अब बिफोर वाले में क्या था? पहला परफेक्ट में होना चाहिए और दूसरा किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन आफ्टर उल्टा मांगता है। उल्टा क्या मांगता है? पहले पास्ट इंडेफिनिट, जो बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन बाद में पास्ट परफेक्ट। तो ये होना चाहिए आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। आगे देखिए, बीइंग अ रेनी डे, यानी कि एक बरसाती दिन होते हुए वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर ना जा सके। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपने पढ़ा है, जिसमें दोनों क्लॉज के सेंटेंस अलग अलग होते हैं या दोनों सेपरेट सेंटेंस जो दिए जाते हैं उनके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और हमें क्या करना होता है? केवल वर्ब को ही चेंज करना होता है। यहाँ दिन, मौसम, महीने की बात की गई है साथियों। तो ऐसी जगह पर आप जानते हैं हम इट का प्रयोग करते हैं। तो आंसर होना चाहिए इट बीइंग। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सिंपल सेंटेंस आपसे पूछा है, इट बीइंग अ रेनी डे, अ रेनी डे, और कॉमा लगाकर लिख देंगे आप वी डिड नॉट गो आउट। बात क्लियर है। जब भी आपको ऐसा सेंटेंस देखने को मिले, बीइंग अ हॉलीडे, बीइंग अ रेनी डे, तो आपको ध्यान रखना है दूसरा सब्जेक्ट अपने आप में ही अलग होगा। अब अलग होगा तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट को टच करेगा और वहाँ आपको क्या करना है? दिन, मौसम, महीने के लिए इट एज अ डमी सब्जेक्ट के रूप में आपको लिखना होगा, ठीक है भाई। आइए आगे चलते हैं। आगे है ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। तो साथियों आप जानते हैं ये फ्रेज अपने आप में ही होती है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो हमेशा क्या होता है आपका? स्पीक द ट्रूथ होता है। टेल अ लाई होता है आपका, कभी आपको ऐसे भी दे दे टेल द ट्रूथ, तो अब भी आपको ध्यान रखना है ये गलत हो जाएगा। हमेशा क्या होता है आपका? स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई। आगे, प्लीज नॉक ऑन द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। कृपया दरवाजे पर आप नॉक कीजिए घर के अंदर प्रवेश करने से पहले। तो साथियों नॉक के साथ आप हमेशा फिक्स प्रपोजिशन एट का प्रयोग करते हैं, ऑन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप सरप्राइज के साथ, शॉक के साथ, एस्टोनिश्ड के साथ, इनके साथ भी आप एट का प्रयोग करते हैं। आगे कहता है आई एम टू हैप्पी टू सी यू, यानी कि मैं आपको देखकर हद से ज़्यादा खुश हूँ। तो साथियों आप जानते हैं TOO अपने आप में नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, तो इसके साथ हमेशा नेगेटिव सेंस देने वाले एडजेक्टिव आप प्रयोग करते हैं। नेगेटिव सेंस कन्वे करने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, लेकिन हैप्पी तो एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है। तो कभी भी ऐसी स्थिति में आप टू ब्यूटीफुल नहीं लिख सकते, टू हैप्पी नहीं लिख सकते, टू इंटेलिजेंट नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इनके साथ लिखना है तो आपको नेगेटिव इन्फिनेटिव लिखना होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव्स दिए हैं तो उनसे पहले आपको वेरी का प्रयोग करना होता है। किसका प्रयोग करना होता है? वेरी का। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, ठीक है। टू इंटेलिजेंट नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं? वेरी इंटेलिजेंट। मोहन इज मोर टॉलर देन राम, मोहन राम से अधिक लंबा है। तो साथियों अगर पहले से ही हमारे पास में एक सिलेबल है
और टॉल आप जानते हैं एक ही बार में पढ़ रहे हैं, तो ई आर या आई ई आर पहले से ही लगा हुआ है, तो उनसे पहले आपको मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर ई आर या आई ई आर लगा है तो हमें मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही अगर ई एस टी या आई ई एस टी लगी है तो हमें मोस्ट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बताओ कहाँ गलती है? तो आप कहेंगे सर पहले से ही टॉलर है तो हमें मोर हटा देना है। ये होता है शायद आपका अंतिम क्वेश्चन 2022 का। आगे आपके 2 क्वेश्चन और हैं 2022 के ही। माई हेयर्स आर ब्लैक, आपको लगेगा कि मेरे बाल काले हैं, हिंदी में तो आपको सेंटेंस बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन साथियों अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, हेयर हुआ अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी हम एस या ई एस सफिक्स नहीं करते हैं। जैसे कि एडवाइस हो गया, जैसे कि इंफॉर्मेशन हो गया, जैसे कि ब्रेड हो गया, जैसे कि सोप हो गया। अगर हमें इनके अर्थ को प्लूरल बनाना है तो आप स्ट्रिक्स का प्रयोग कर सकते हैं। हिज स्ट्रिक्स ऑफ हेयर आर ब्लैक, लेकिन यहाँ हमें क्या करना है, सीधा एस को हटा देना है, तो हम लिखेंगे हिज हेयर एज, क्योंकि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और आगे लिख देंगे ब्लैक। बात समझ में आई कि नहीं बताओ? तो यानी कि हेयर अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन अपने आप में होता है सिंगुलर, इसीलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम लिखेंगे एज। आगे देखिए, मैथमेटिक इज अ टफ सब्जेक्ट। तो साथियों अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये अपने आप में स्पेलिंग बेस्ड एरर दे दिया है। तो आप जानते हैं मैथमेटिक नहीं बल्कि क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। क्या होता है? मैथमेटिक्स। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट आपका खुल जाता है कि ऐसे नाउन जो ICS पर समाप्त होते हैं, पहले ये पोस्ट होती थी जैसे आप आजकल IAS कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ कह रहा हूँ कि अगर ऐसे नाउन जो ICS पर समाप्त होते हैं, किस पर साथियों समाप्त होते हैं? ICS पर। देखने से हमें प्लूरल लगेंगे, लेकिन ये जनरल सेंस में है तो हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा फिजिक्स, जैसे आपने पढ़ा होगा सिविक्स, जैसे आपने पढ़ा होगा पॉलिटिक्स, जैसे आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, तो सभी के सभी ICS पर समाप्त हैं। तो बताओ क्या होगा आपका सही आंसर? फिजिक्स और अ टफ सब्जेक्ट या एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग आया आगे ये सब्जेक्ट। तो आप कहोगे सर फिजिक्स अपने आप में एक सब्जेक्ट का नेम है, ICS पर समाप्त हुआ है तो सिंगुलर है, आप किसका प्रयोग करेंगे? एज। लेकिन अगर ये किसी भी डिटर्मिनर से जुड़ जाते हैं तो फिर प्लूरल हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे कह दूं माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर या वीक, यानी कि अब यहाँ जो मेरे गणित की बात की गई है तो ये प्लूरल रहेगा। अब प्लूरल रहेगा क्यों? क्योंकि यहाँ जो मैथमेटिक्स है वो एक सब्जेक्ट के रूप में सेंस नहीं दे रहा है, बल्कि ये बात कर रहा है मेरी सभी मैथमेटिक्स के अंदर आने वाले कैलकुलेशंस की। तो यहाँ आर बिल्कुल सही होगा। लेकिन आपका पेपर यही पूछेगा, या तो स्पेलिंग गलत दे देगा या फिर आप लोगों को प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दे देगा। आगे देखिएगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो साथियों जो कैटल वर्ड है ये पूरी मवेशी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये प्लूरल होता है। ऐसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा जेंट्री, ये भी प्लूरल होता है। इसके अलावा पॉलिश आपने पढ़ा ही है, प्यूपल, ठीक है। ये ऐसे नाउन है जो पहले से ही प्लूरल हैं, तो इनका हमें एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो बताओगे ज़रा क्या गलती है इसमें? तो आप कहेंगे सर कैटल्स गलत है, बल्कि क्या होना चाहिए? कैटल होना चाहिए, और आगे हम लिख देंगे आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कभी आपको हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर दे सकता है, ये भी ध्यान रखें, लेकिन कैटल अपने आप में कैसा वर्ड है? तो आप कहोगे प्लूरल, ठीक है। पेपर बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। ये वाला क्वेश्चन आप लगा ही लोगे, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, ठीक है। क्या गलती है कमेंट में सेंड करो। ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, वह कल एक पत्र प्राप्त कर चुका है। तो आप कहेंगे सर कल की बात कर रहा है तो हेड लगा दो। नहीं साथियों, टाइम एंड टेंस एक टॉपिक है जिसे मैं बहुत जल्दी आपको टीच करूँगा। यस्टरडे रिसेंटली टाइम को शो करता है, ठीक है भाई। इसके अलावा आपने देखा हो लास्ट मंथ, लास्ट डे, ये भी रिसेंटली टाइम को शो करता है। एगो, जैसे कि 5 मिनट्स एगो,
2 मिनट्स एगो, 2 मंथ्स एगो, तो ये भी रिसेंटली टाइम बताते हैं। और जो भी रिसेंटली टाइम बताए जाते हैं उन्हें हम हमेशा पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं। अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम सेकंड फॉर्म लिखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट के साथ बी वन का प्रयोग करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डिड और उसके बाद में बी वन। इनके साथ आप ये कह सकते हैं यस्टरडे, लास्ट, एगो के साथ में कभी भी हैज, हैव, हैड का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। ठीक है भाई, हिंदी के हिसाब से आपको बिल्कुल सही लगेगा, लेकिन ये टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन है और जो टाइम एंड टेंस होता है उसमें हम हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंस को बदलते हैं, ना कि टेंस के अकॉर्डिंग टाइम। तो यहाँ यस्टरडे की वजह से ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ये वाला क्वेश्चन आप लगा ही लोगे, मैंने आपको बताया क्या गलती है। देखो इसमें 2023 में आपसे पूछा गया है। माई हेयर इज ब्लैक अपने आप में ऑलरेडी सेंटेंस सही है। ठीक है भाई, इसमें क्या हो जाएगा? MEN हो जाएगा, पीछे जुड़े हैं तो मैं बता दूंगा आपको कॉन्सेप्ट शुरू से देखिए। रिच मैन शुड हेल्प द पुअर्स, आओ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं साथियों। अगर कोई भी वर्ब आपको दी गई है उससे पहले हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस लिखना होता है। अब सब्जेक्टिव केस या तो नाउन बनेगा या नाउन को सब्स्टिट्यूट करने वाला शब्द प्रोनाउन बनेगा। ऐसे ही वर्ब के बाद हमेशा जो ऑब्जेक्टिव केस होता है तो वो या तो नाउन रहता है या नाउन को सब्स्टिट्यूट करने वाला प्रोनाउन होता है। लेकिन यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो रिच मैन आपको दिया है साथियों, लेकिन अगर हम किसी भी एडजेक्टिव से पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा दें तो ये उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और इसमें हम हमेशा अपने आप में एक प्यूपल जो आपका प्लूरल नाउन है वो हिडन रहता है। तो इसी वजह से हमें MEN ऐसे शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मैंने लिखा द पुअर, तो इसका मतलब है गरीब लोग, तो अपने आप में प्यूपल अंडरस्टूड है, तो आपको MEN वगैरह शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये तो है तो एडजेक्टिव, अब एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है ना, या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन, या जो वर्ड होगा सब्जेक्ट वो नाउन इक्विवेलेंट कहलाएगा। तो ये यहाँ सब्जेक्ट बन रहा है तो ये नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन की तरह कार्य कर रहा है। तो साथियों यहाँ भी देखा जाए तो शुड हेल्प अपने आप में एक वर्ब है और एडजेक्टिव लिखा है रिच, तो आपका आंसर होगा द रिच शुड हेल्प। अब यहाँ देखा जाए तो इसके बाद वर्ब आपको दी है ना हेल्प, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस चाहिए तो आप लिख देंगे द पुअर। और एडजेक्टिव में कभी भी आप एस या ES लगाकर प्लूरल बनाने की कोशिश ना करें। ठीक है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? धनी लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। बात क्लियर है ना? अगर किसी भी एडजेक्टिव से पहले अगर आप आर्टिकल द लगा देते हैं तो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इस संसार में जितने भी धनी लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, और द पुअर जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखिए, ही नोज रामू सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो साथियों सिंस आप जानते हैं निश्चित समय के लिए लगाते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम अनिश्चित समय तो आप फॉर का प्रयोग करेंगे। अब आप करेंगे सर कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लिखिएगा कॉन्टिन्यूअस में, नहीं साथियों, फॉर किसी भी टेंस के लिए आ सकता है, अगर अनिश्चित समय दिया है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आपका सेंस में ही एरर है। आगे देखिए, रमेश इज जूनियर देन महेश आसानी से बना सकते हैं, अब तो IUR पर समाप्त हुआ है। आंसर आप सेंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 भी आप लगाएंगे, शीप्स आर ग्रेजिंग। आगे कहता है अनलेस यू विल नॉट वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, यू विल नॉट सक्सीड, आप सफल नहीं होंगे। तो साथियों मैंने आपको बताया अनलेस के अलावा अनटिल बताया मैंने, इफ़ बताया, तो इनके साथ पहली बात तो ये है कभी भी आप विल या शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है भाई, और जो अनलेस है ये अपने आप में इफ़ प्लस नॉट से मिलकर बना है, तो पहले से इसमें मर्ज हुआ है आपका कौन? नॉट, तो ये नेगेटिव सेंस पहले से ही देता है, तो इसके साथ किसी भी नेगेटिव वर्ड को लिखने की हमें आवश्यकता नहीं है। जैसे कि नॉट हो गया, हार्डली हो गया, रेयरली हो गया, तो नॉट भी हटेगा, साथ ही साथ आप विल और शैल का भी यूज हटा देंगे। अब आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो V1 लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप एस या ES वाली फॉर्म का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर हुई? अनलेस और अनटिल के साथ विल नॉट, शैल नॉट लिखने की हमें आवश्यकता
नहीं है, कभी कभी डू नॉट या डज नॉट भी दे सकता है, तो उन्हें भी आप नहीं लगाओगे। बात ध्यान रखनी है, क्योंकि अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, जब नॉट हटेगा तो डू और डज भी अपने आप हट जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, विल नॉट हटा देंगे और यू के साथ प्लूरल वर्ब आपका रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? आगे देखिए, हिज रिक्वेस्ट ऑफ लीव वॉज नॉट ग्रांटेड। तो साथियों इसमें अगर मैं बात करूँगा आप लोगों से, ये शब्द आप देख रहे हैं रिक्वेस्ट, तो इसके साथ कभी भी ऑफ नहीं बल्कि फॉर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, फॉर का। जैसे आपने रिग्रेट एक वर्ड पढ़ा होगा, इसके साथ भी फॉर का प्रयोग होता है, ठीक है। रिपेंट एक वर्ड पढ़ा होगा, उसके साथ भी फॉर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ ऑफ नहीं बल्कि फॉर रहेगा। दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड, यानी कि इन खबरों ने मेरे मस्तिष्क की जो शांति है वो बाधित कर दी। तो साथियों मैं बात करूँ, न्यूज एक ऐसा शब्द है जो देखने में प्लूरल लग सकता है आपको, लेकिन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है ग्रामर के अंतर्गत। अब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा पहली बात तो, क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ रहेगा दिस। अब ये है ही अपने आप में सिंगुलर, तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी कैसी लिखनी होगी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। दिस जानते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों की तरह कार्य करता है, ऐसे ही दिस भी, लेकिन ये आप जानते हैं प्लूरल के साथ आता है दीज, और दिस अपने आप में सिंगुलर के साथ। तो सही आंसर क्या होगा, दिस न्यूज हैज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। आगे पूरा लिख देंगे, डिस्टर्ब द पीस ऑफ माई माइंड। तो न्यूज कैसा शब्द है साथियों, अनकाउंटेबल नाउन है जो सिंगुलर होता है, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है, आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। तो आपको लगेगा सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन साथियों जब भी आप टाइम बताने का प्रयास करें और वो भी किसके माध्यम से, घड़ी के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं, ना कि इन का, ठीक है। बाई वॉच होता है। तो सही क्या आंसर होगा आपका, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय योर वॉच, इन हटा देंगे। देयर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। साथियों इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा लार्ज नंबर ऑफ, है ना, द लार्ज नंबर ऑफ। तो यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको, यहाँ द नंबर ऑफ लिख देते हैं हम, ठीक है भाई, और यहाँ लिख देते हैं अ नंबर ऑफ। तो साथियों अ नंबर ऑफ अपने आप में इंडेफिनिट हो जाता है, तो इसके साथ हमेशा, यानी कि अ लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ, इनके बाद हमेशा पहले तो हमें प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए, ये बात क्लियर कर लें। उसके बाद में अगर द नंबर ऑफ है तो उसके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, क्योंकि वो डेफिनेट हो चुका है। और अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर काउंटेबल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, और अ नंबर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ तो कुछ दिया ही नहीं है इसने, तो इसीलिए हम पहले तो एम हटाएंगे, फिर आर लिखेंगे और आगे लिख देंगे अ लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। आर्टिकल भी मैंने अपनी तरफ से लगा जाए। अगर द लार्ज नंबर ऑफ लिखेंगे तो फिर एज हो जाएगा। दोनों कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है, अ लार्ज नंबर ऑफ के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब और द लार्ज नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, ही टायर्ड इन डूइंग, तो ऑफ हो जाएगा, टायर्ड के साथ मैं बता चुका हूँ, जेलस के साथ बता चुका हूँ, ऑफ प्रपोजिशन रहेगा। द पोयम हैज मैनी ऑब्सक्योर इल्यूजन्स, इल्यूजन्स का मतलब होता है साथियों भ्रम, यानी कि कविता में बहुत से भ्रम हैं, तो भ्रम नहीं बल्कि एक वर्ड होता है एल्यूजन्स। तो यहाँ वर्ड संबंधी एरर दे दिया गया है, इसे सिमेंट्रिक एरर कहते हैं, ठीक है, इल्यूजन्स हो जाएगा, ठीक है, ये गलती थी। आगे देखिएगा, द बॉय टोल्ड अ लाई, लड़के ने झूठ बोला, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, ही शुड नॉट बी पनिश्ड, उसे दंडित किया जाए। तो साथियों लेस्ट अपने आप में एक ऐसा एडवर्ब कंजंक्शन है, मैं बात करूं, जिसके बाद हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करना है। कभी कभी ऐसा केस हो सकता है कि आप B1 से भी कार्य चला सकते हैं। DSSME में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, तो लेस्ट के बाद आप शुड लिख सकते हैं या B1, लेकिन लेस्ट अपने आप में नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, तो कोई भी पॉजिटिव वर्ब आगे आप नहीं लिखोगे, और इसके साथ कभी भी नॉट का प्रयोग आप नहीं करेंगे। लेस्ट अपने आप में नेगेटिव सेंस देता है, इस लेस्ट अपने बाद में हमेशा शुड लेता है, और
लेस्ट के बाद कभी भी नॉट का प्रयोग आपको करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या गलती है बताओगे ज़रा मुझे? तो आप कहेंगे सर लेस्ट के बाद हमें नॉट हटा देना है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा द बॉय टोल्ड अ लाई लेस्ट ही शुड बी पनिश्ड। आगे नो सूनर हैड ही कम हियर व्हेन हिज फादर टॉक टू हिम। तो साथियों नो सूनर अपने आप में इन्वर्जन का कार्य कर रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सही लिखा है। लेकिन नो सूनर कंपैरेटिव है, तो इसके साथ वहन नहीं बल्कि THAN कंपैरिजन कंजंक्शन होना चाहिए। नो सूनर के साथ किसका प्रयोग करते हैं आप? लिख लीजिएगा, नो सूनर के साथ हमेशा आप THAN से पेयर बनाओगे देन, ठीक है। और अगर आपको हार्डली दिया है, हार्डली, तो इसके साथ आप वहन का प्रयोग करेंगे, पेयर बनाएंगे वहन से। और एज सुन एज के साथ आप कॉमा का प्रयोग करेंगे, इफ के साथ आप कॉमा का प्रयोग करेंगे। ही ट्रीटेड मी, उसने मेरे साथ व्यवहार किया, एज इफ आई वॉज अ किंग, जैसे मानो मैं एक राजा हूँ। तो एज इफ हुआ आपका, एज दो हुआ साथियों, एज दो, पीछे आपने इफ को पढ़ा ही है। आई विश हुआ, ये हमेशा इमेजिनरी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, इमेजिनेशन के बारे में, इन्हें आप हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज कहते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमेशा वर्ब का आपको प्रयोग करना है या फिर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। तो एज इफ, एज दो, आई विश के बाद हमेशा वर या सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसने क्या दिया है? वॉज, बल्कि होना क्या चाहिए था? वर। सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो डजेंट मैटर, इमेजिनरी सेंटेंस में वर या सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान, अभी मैंने बताया टायर्ड के साथ, जेलस के साथ, डेप्राइव के साथ हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का। ही इज अ मेंबर ऑफ एन यूनियन, तो आपको लगेगा कि यू के हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन साथियों इंग्लिश लैंग्वेज में जो साउंड की संख्या है वो आपकी 44 है, जिसमें आपके जो वोवल यानी कि स्वर ध्वनि हैं वो 20 हैं, और जो कॉन्सोनेंट ध्वनि हैं आपकी वे 24 हैं। तो आपको जो आर्टिकल ध्वनि के अकॉर्डिंग ही लगाना है, एन वोवल ध्वनि के अकॉर्डिंग, ए कॉन्सोनेंट ध्वनि के अकॉर्डिंग। अब वोवल ध्वनि के लिए आपको हिंदी वर्णमाला आनी चाहिए, आ से लेकर जो आपका औ है, जिसे आप बड़ा ओ कह देते हैं, अगर आपके वर्ड का जो इनिशियल साउंड है अगर इन से प्रारंभ होता है तो आप आर्टिकल एन लगाओगे, और आपकी जो स्वर ध्वनि है का से लेकर ज्ञा तक तो आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। तो इसे अगर आप पढ़ के देखें तो पता चलेगा किसकी बात कर रहा है? यूनियन। तो ऐसे लिखा जाएगा ना साथियों। तो कैसा साउंड है? आप कहोगे सर कॉन्सोनेंट, तो आर्टिकल क्या होना चाहिए? ए। जैसे मैंने लिखा ही इज एन यूरोपियन, ही इज एन यूरोपियन। अब हमें ई को देख के तो लगेगा कि बिल्कुल सही है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? तो आप कहेंगे सर स्वर नहीं व्यंजन है, और व्यंजन होने के कारण क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। यूनिवर्सिटी आपने एक ऐसा ही शब्द पढ़ा होगा। अगर मैं एस साइलेंट की बात करूं तो जैसे कि आपने आवर पढ़ा है, लगेगा हमें एस से शुरू हुआ है लेकिन एन आवर रहेगा। एक वर्ड पढ़ा होगा HEIR, उत्तराधिकारी जो होता है, जैसे एयर का प्रोनाउंसिएशन होता है, एयर पढ़ते हैं, तो इससे पहले भी आप एन लगाओगे। ऑनेस्ट हो गया आपका, लेकिन नाउन होना चाहिए ऑनेस्ट के बाद में, जैसे मैं कहूँ ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ ओ का साउंड है तो एन लगाओगे। ऑनरेबल शब्द आपने पढ़ा होगा, एन लगाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप आंसर मुझे बताओगे। जैसे मैंने लिखा ही इज एन वन आइड मैन, इसमें क्या गलती है आप कमेंट में सेंड करें। आगे देखिए भाई, बीइंग अ हॉलीडे, पीछे मैंने बताया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है तो इट बीइंग हो जाएगा। जो लोग पीछे से जुड़े हैं थोड़ा सा देरी से, वो पीछे से देखते हुए वीडियो को आएँ तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे भी आप बना सकते हैं इफ़ ही विल कम कॉमा आई शैल टीच हिम, तो मैंने बताया कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखी जाएगी, तो इफ़ ही कम्स हो जाएगा, ठीक है भाई। प्लूरल सब्जेक्ट होता तो कम रहता, आ गया आई शैल टीच हिम। रीजन पीछे बता चुका हूँ। ही हैज़ बीन लिविंग इन वाराणसी सिंस 3 ईयर्स, तो निश्चित समय के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, सन आपकी 2025-24 निश्चित है ना। इसके अलावा मैं बात करूँ आप लोगों से, मॉर्निंग हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में तो आप सिंस का प्रयोग करते हैं। नेम ऑफ डे, जैसे सोमवार मंगलवार, ठीक है।
नेम ऑफ मंथ्स जैसे जनवरी फरवरी, ठीक है, इनके लिए आप सिंस लगाते हैं। लेकिन 3 इयर्स अनिश्चित समय है, 2 आवर्स अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का। ठीक है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट से है, ये भी आप बना लेंगे। जूनियर वाला, डियर्स वाला आप बना देंगे। बेंट ऑन एक फ्रेजल वर्ब होता है साथियों। क्या होता है? बेंट ऑन। ये तो याद करने लायक चीज़ थी, बेंट ऑन। ये मिसचीफ अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये आप मिसचीफ रखोगे, एस हटा देंगे। ठीक है, बेंट ऑन होता है साथियों, बेंट इन नहीं होता है। ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग देयर ड्यूटी। तो साथियों ईच और उसके बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपको रखना है, फिर एंड, फिर ईच या एवरी कुछ भी आपको दिया हो, फिर सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन ही रखना है। ईच और एवरी के बाद एंड से जुड़े हैं तो हमें लगेगा कि प्लूरल है, लेकिन ये संकेत ही प्रत्येक की तरफ करते हैं। प्रत्येक यानी कि एक, तो सिंगुलर तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए पहली बात। उसके बाद सिंगुलर ही आपको चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव। अगर यहाँ ही रिप्रेजेंटिंग वर्ड है तो आप हिज लिख दोगे, सी रिप्रेजेंटिंग वर्ड है तो हर लिख दोगे, अगर नॉन लिविंग है तो आप जानते हैं इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स लिख दोगे। तो जब एक की तरफ ही ये संकेत कर रहे हैं, भले सा एंड से जुड़े हुए हैं, तो वह पहले सिंगुलर बनाएंगे। तो आप जानते हैं वर्ब के अंदर अगर एस या यस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाएगी, और यहाँ देयर की जगह पर नॉन लिविंग है तो आप इट्स का प्रयोग कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? ईच डे एंड ईच आवर ब्रिंग्स इट्स ड्यूटी। ठीक है भाई, आगे देखिए। द मैनेजर डेप्राइव्ड द प्रिंसिपल विद ऑल पावर्स। तो डेप्राइव्ड वर्ड आपने पढ़ा था, ऑफ का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है, सभी शक्तियों से वंचित करना। नाइदर फूड नॉर वाटर गिवन टू मी यस्टरडे। तो साथियों मैं बात करूं, यहाँ यस्टरडे के पास मत चले जाना, ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है। ठीक है, परफेक्ट में नहीं रखा गया, पैसिव वॉइस है। आपका जो नॉर है और है, इनके पास में जो सब्जेक्ट लिखा होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का। तो साथियों वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आप लगा देंगे वॉच। क्लियर है ना? नॉर और के पास में जो सब्जेक्ट लिखा होता है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग या मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ। पता है एरर क्या है? ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस लगाओ फटाफट से, चारों लगाओ। तो आपको मैंने बताया स्पीक द ट्रूथ होता है हमेशा, टेल अ लाई होता है, टायर्ड के साथ ऑफ होता है, पीछे मैं बता चुका हूँ, सीनियर के साथ टू होता है, पीछे हम बता चुके हैं, प्रेफरेबल से पहले मोर का प्रयोग नहीं होगा, बाद में टू का प्रयोग होगा। रीजंस पता है ना, क्वेश्चन आसानी से लग गए। आगे देखिएगा। 2 years पास्ट सिंस माई फादर है डाइड। सिंस अगर साथियों एक टाइम बताने का कार्य करे तो आपको ध्यान रखना है पहले क्लॉज को आप पास्ट परफेक्ट में रखोगे, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में रखोगे। पहले क्लॉज को किस में रखोगे? प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी कि हैज एक वचन के साथ, बहुवचन के साथ हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। बाद वाले क्लॉज को आप पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म। तो क्या गलती है? ये टाइम ही तो बता रहा है, 2 वर्ष हो गए हैं जब मेरे पिता की मृत्यु हुई। तो जहाँ बताने का कार्य इसने टाइम को किया है, तो आंसर क्या होगा? 2 ईयर्स। इसे ईयर्स प्रोनाउंसिएशन में नहीं लेते हैं साथियों, या तो इसे ईयर्स आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर ईयर्स। ईयर्स नहीं होता है, नहीं तो आप धोखा खा जाओगे, क्योंकि आर्टिकल एन हो जाएगा ईयर्स प्रोनाउंसिएशन लोगे तो। अब ये प्लूरल है तो आप लिख देंगे हैव पास्ड। क्या लिख दोगे? हैव पास्ड सिंस, और उसके बाद लिख दो माय फादर डाइड। अब इस ऐसा किसी के साथ ना हो, एग्जामिनर ने दे दिया है ये, तो ये रहेगा आपका क्लॉज। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 2 ईयर्स के बाद आप हैव का प्रयोग कर देंगे और यहाँ से आप हैज को हटा देंगे। सिंस से पहला क्लॉज प्रेजेंट परफेक्ट में, बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट में। दिस कॉलेज इज द बेस्ट इन ऑल। तो साथियों जब भी आपको ऑल देखने को मिले तो ये मोर देन 2 है, तो ऐसी स्थिति में हमें सिलेक्शन के बारे में पता चलता है। तो हमेशा हमें इससे पहले ऑफ का प्रयोग करना है प्रीपोजिशन के रूप में। क्या लगाओगे? ऑफ, और उससे पहले आप रखोगे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री तो आपको दी है, लेकिन ऑल कॉलेज दिया है, सभी कॉलेजों में से, तो सिलेक्शन बताने वाला एक ही प्रपोजिशन है आपका ऑफ। तो यहाँ इन नहीं बल्कि क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पुअर आर ऑनेस्ट। बताओ, पुअर अपने आप में एडजेक्टिव है, उसने सब्जेक्ट से वर्ब से पहले दे दिया, तो क्या होना चाहिए? द पुअर आर, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द लगा देंगे तो वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। गरीब लोग ईमानदार होते हैं। डू यू टेक प्राइड ऑफ योर वर्क। तो साथियों प्राउड के साथ तो आप ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन प्राइड इन होता है।
क्या होता है, प्राइड इन। ही ट्रीटेड मी बना सकते हैं, अब तो आसान से 2025 में आ जा हुआ, बताओ क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। कॉन्फिडेंट ऑफ हो जाएगा, पीछे पड़ा है, इन बाई हो जाएगा, देखो 2025 के हैं, पीछे हमने लगाए थे। आगे देखिए, मोहन्स फादर्स पर्स हैज बीन स्टोलन। अब इससे तो ये नहीं पता चल रहा है कि मोहन चोरी हुआ कि उसके पिता हुए या फिर पर्स हुआ। तो साथियों, जब भी आपको लगातार सिक्वेंशियल पोजीशन दिया है, यानी कि पहला नाउन आपको दिया है, उस नाउन पर उसने एपोस्ट्रोफी एस दिया है, फिर आपको नाउन दिया है और उसके बाद फिर एपोस्ट्रोफी एस दिया है, फिर जाके आपको पोजीशन दिया है, तो ऐसी स्थिति में आपको सिक्वेंशियल जो पोजीशन है उसे अवॉइड करना होता है। तो सबसे पहले आप पोजीशन को आगे लेकर आ जाते हैं, आर्टिकल दा रख सकते हैं, और जो आपको एपोस्ट्रोफी एस दिया जाता है उसे आप ऑफ में बदल देते हैं। उसके बाद आपको नाउन नंबर फर्स्ट लिख देना है, उस पर आप एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे और नाउन नंबर सेकंड को लिख देंगे। ये सही क्रम होता है, यानी कि लगातार 2 बार आप एस का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आप सबसे पहले पोजीशन लिखेंगे, उसके बाद जो एपोस्ट्रोफी दी है उसे ऑफ में बदल देंगे, नाउन नंबर फर्स्ट और एपोस्ट्रोफी एस, और उसके बाद नाउन नंबर सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ अब तो आप कहेंगे सर हम लिख देंगे द पर्स, यही तो पोजीशन है। उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस को लेकर आ जाएंगे ऑफ में, अब आप लिख देंगे नाउन नंबर फर्स्ट मोहन, एपोस्ट्रोफी एस फादर, ठीक है। अब यहाँ आपको जो नाउन है इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, तो पर्स सिंगुलर है, हैज बीन स्टोलन, क्लियर है ना। इसी प्रकार से आपको बनाना है। आगे देखिए, रामपाल इज जूनियर देन में, तो जूनियर के साथ 2 हो जाएगा। दीपू स्टडीज सिंस एट 7 AM टू 9 AM। तो साथियों, जब आपको किसी डेट से लेकर किसी डेट तक या किसी समय से लेकर किसी समय तक बताया जाए, तो ये जहाँ से पॉइंट शुरू होता है वहाँ फ्रॉम लगाते हैं, जहाँ तक चलता है वहाँ टू लगाते हैं। तो यानी कि 7 से पढ़ता है 9 तक, तो शुरू कहाँ से हुआ, तो फ्रॉम, और उसके साथ क्या लिखोगे, टू। सिंस नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, फ्रॉम होना चाहिए। मधु इज अ प्राउड गर्ल, तो साथियों प्राउड गर्ल होगा, है ना। आगे, ही डाइड फ्रॉम कैंसर, तो इसका रीजन मैंने ये लिखा हुआ है, नीतू सिंह की बुक है आपकी, ठीक है, प्लेन पैरामाउंट आपने पढ़ा हो तो उसी से मैंने तर्क दिया है। वैसे आपको खूब आता होगा, 6 प्रपोजिशन लगाते हैं, मैं सभी को बताऊंगा। अगर बीमारी से मरने की बात करें तो डाइड ऑफ, किसी कारण से मरते हैं तो वहाँ फ्रॉम। तो यहाँ बीमारी दी है कैंसर, एग्जाम्पल आपका बिल्कुल एज लिखा हुआ है। तो जब भी डाइड और डिजीज बताई जाए तो वहाँ ऑफ का प्रयोग करेंगे। और देखो यहाँ रीजन बता जाए प्यास से मरा है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का, तो यहाँ ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, थोड़े से क्वेश्चंस और हैं। डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर, 2025 का क्वेश्चन है, बताओ। अब तो आसानी से कर सकते हैं ना, 2025 का ही क्वेश्चन है। इफ ही विल कम, दोनों के आंसर भेजिए, 67 का भी भेजिए, HZ में ही पूछा गया जाए। अगला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको, ठीक है। इंडिया वॉन द मैच बाई इनिंग, तो साथियों इनिंग नहीं, अपने आप में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये शब्द हमेशा इनिंग्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, इनिंग्स, जैसे न्यूज लिखा जाता है ना वैसे ही। तो इंडिया वॉन द मैच बाई एन इनिंग्स। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट, तो साथी एनी अदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनी अदर। अदर का प्रयोग जब करते हैं आप, जब आप उसी को एक्सक्लूड कर दें, तो यहाँ कालिदास को एक्सक्लूड कर दिया है। अगर यहाँ पर्सन नहीं होता, कोई दूसरी चीज़ होती, तो फिर आप एनी के साथ में ये नाउन लिख देते। ही इज बरीड इन हिज फादर्स इलनेस, तो साथियों बरीड के साथ हमेशा अबाउट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अबाउट का। माई हेयर्स आर ब्लैक बना सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन शायद मैंने बताया था आपको कि हेयर जो है अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो माई हेयर इज ब्लैक। ही गेव अ स्पीच, यहाँ गेव नहीं डिलीवर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड, क्योंकि कभी ये दिया नहीं जाता है बल्कि डिलीवर किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द जेंट्री ऑफ दिस सिटी वॉज इन्वाइटेड द फंक्शन, तो आपको मैंने बताया जेंट्री अपने आप में प्लूरल होता है, कैटल अपने आप में प्लूरल होता है, तो इनमें कभी तो आप एस ना लगाएं, पहली बात। और ये प्लूरल होते हैं तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि ये ऑफ प्रीपोजिशन है और सिटी इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, तो जेंट्री का अकॉर्डिंग वॉज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए, ठीक है भैया। आगे, ही इज द टॉलेस्ट ऑफ द टू, तो साथियों मैं बात करूँ आप लोगों से, जब भी आप सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की बात करें, सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन की, तो आपको पहली बात तो ध्यान रखनी है, हमेशा ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। देन, टू, बिटवीन, अमंग, इनमें से कोई नहीं लगेगा। इसके बाद अगर आपको टू दिया है संख्या में, दो की बात कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेट आर्टिकल दा रखना है, उसके बाद आप कंपैरेटिव फॉर्म रखोगे।
अगर मोर देन 2 है, मोर देन 2 का मतलब 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो आप ये लिख लेना 3, 4, 5, 6 कितने भी नंबर आपको दिए हैं तो आपको दा तो रखना ही है, लेकिन उससे पहले आप सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। 2 के लिए कंपैरेटिव, 2 से ज़्यादा के लिए सुपरलेटिव, प्रपोजिशन आप ऑफ के बाद देख के बता सकते हैं। तो यहाँ कितने की बात की गई है, तो आप कहेंगे सर 2 की, तो टॉलेस्ट नहीं बल्कि क्या हो जाना चाहिए, टॉलर। लेकिन आर्टिकल दा रहेगा, 2 कंडीशन में ही आर्टिकल दा लगाते हैं हम कंपैरेटिव से पहले। पहला रीजन तो यही है आपका सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, दूसरा है पैरेलल कंपैरिजन। शीला स्पोक विद हर फादर टू गो टू हर कॉलेज, तो साथियों स्पोक अपने आप में ट्राइंट वर्ब है, तो इसके साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं आएगा। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ये वाले कॉन्सेप्ट में एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ। ही इज द टॉलर ऑफ द 3, ठीक है, जिस चीज़ से बना दिया है मैंने। तो साथियों बात करें यहाँ संख्या में 3 की बात कर रहा है, सिलेक्शन है ही आपके पास में, तो यहाँ कंपैरेटिव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, सुपरलेटिव। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में सेंड करेंगे। आई होप सिंटैक्स संबंधी जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरे कंप्लीट हुए होंगे। इनकी मैं आर्टिकल, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन सभी की एक्सरसाइज भी आपको साथ ही साथ पीछे प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से एक बार अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।